हाय फ्रेंड्स, हेलो। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग भारत में शिक्षा व्यवस्था के विकास पे प्रकाश डाल रहे थे कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन कौन सा शिक्षा बोर्ड आया, स्वतंत्रता के बाद कौन कौन शिक्षा बोर्ड आया। तो स्वतंत्रता के बाद हम लोग देखें कि मुदालियर कमीशन आया, आपको प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई। और उसके बाद स्वतंत्रता से पहले तो जानते ही हैं कि हंटर आयोग आया, रेले आयोग आया, बर्दा कमीशन आया, लॉर्ड मैकाले का योगदान आया। इन सब बातों पे प्रकाश डाले। और इन सब बातों के अलावा हम लोग देखते हैं कि 1968 का जो फर्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति था, उसके बाद जो है कौन सा शिक्षा नीति आया और इसने भारतीय शिक्षा के विकास में क्या क्या योगदान दिया है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब इससे सवाल आते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कब आया और इसका क्या उद्देश्य है। तो जाहिर सी बात है, अब 1986 जो है में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया, तो वो 1986 में आया। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, ये सवाल आएगा। तो प्रधानमंत्री तो श्री राजीव गांधी थे। उन्हीं के सदप्रयासों से शिक्षा नीति आया। तो आइए इस पे हम लोग प्रकाश डालें। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम 1986 आया कोठारी आयोग की सिफारिश के बाद। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता के बाद आया ये। और अब इसमें जो है 10 वर्षों बाद 1968 का जो शिक्षा नीति आया था, उस शिक्षा नीति के आने के बाद जो है बदलाव महसूस किया गया था कि क्या बदलाव हम करना है। तो अब उसमें जो है अब इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बहुत ही वृहद है और इसने आधुनिक भारत का नींव जो रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये 11 खंड है इसमें। तो अब इसमें शिक्षा के सार की भूमिका है, तकनीकी और प्रबंध शिक्षा का भी जोर है इसमें। और इसी में कहा गया कि 10+2+3 यानी कि 1 से 10 तक प्राइमरी शिक्षा, 2 साल का माध्यमिक शिक्षा प्लस 3 साल का हायर एजुकेशन, जो आज भी यही चल रहा है। अब 15 साल आपको जीवन के प्रथम 15 साल ये शिक्षा में लगाना है। तो ये 10+2+3 का जो घोषणा जो था, ये कोठारी आयोग का घोषणा था और इसे कंटिन्यू किया गया था। तो और संपूर्ण देश के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे पर आधारित शिक्षा की बात भी इसमें कही गई है। संपूर्ण देश के लिए एक शिक्षा, एक ढांचा, एक शिक्षा। क्योंकि हम लोग के देश में जानते हैं कि प्रत्येक कदम पे संस्कृति बदल जाती है, बोली बदल जाती है, खान पान का स्तर बदल जाता है, रहन सहन का स्तर बदल जाता है। नॉर्थ इंडिया का खान पान कुछ और है, साउथ इंडिया का कोई और है, पूर्वोत्तर भारत का कुछ और है, पश्चिम भारत का कुछ और है। तो इसी अनेकता में एकता के सूत्र को पिरोने के लिए संपूर्ण भारत में यही एक शिक्षा नीति की व्यवस्था की गई थी, जिसे 10+2+3 के नाम से जानते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो 1968 के बाद आई, इसे याद रखिएगा। और उसके बाद आचार्य राम मूर्ति समिति भी आई, ये 1990 में आया। और NPE रिव्यू कमेटी भी कहा जाता है। अब इसमें था कि इसके नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का पुनरीक्षण करना और नीति के संशोधन में सुधार। और अब इन्हीं के बाद एक नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट आया। दोस्तों समझिए नवोदय विद्यालय क्या है। नवोदय विद्यालय की स्थापना इसलिए की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को पूर्णतः निःशुल्क रूप से उस स्कूल में, जिसमें आवासीय भी व्यवस्था है, रहने खाने खेलने कूदने की व्यवस्था है, और ये CBSE पे आधारित है। और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना, उनका एडमिशन ज्यादा से ज्यादा हो। और इसमें बॉयज एंड गर्ल्स प्लस लड़का और लड़की दोनों का को एडुकेशन जो दिया जाता है। और यह जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसे नवोदय विद्यालय नाम दिया गया, बहुत ही उत्कृष्ट विद्यालय है और यह जो है लगभग देश के सारे कोनों में अवस्थित है। तो होप कि नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। और हाँ, एक चीज और, नवोदय विद्यालय में कोशिश रहती है कि क्षेत्रीय या मातृभाषा में ही बच्चों को शिक्षा दी जाए। जी हाँ, क्षेत्रीय या मातृभाषा में। और उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला। जी हाँ, जो प्राथमिक स्कूल में आवश्यक सुविधाएं प्रदान कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुरुआत किया गया, जिसमें हर मौसम में बच्चों के पढ़ने लायक भवन तैयार करना। जी हाँ, हर मौसम में, प्लस बच्चों के लिए खिलौने और खेल के भी माध्यम से उनमें शिक्षा का विकास करना, मानचित्र ये सब जो देना। उसके बाद केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड,
जो आया ये आया था वह अब 1920 में, लेकिन इसे बाद में हटांग कमीशन के आने के फलस्वरूप केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को भंग कर दिया गया था। और उसके बाद आया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिसे सीबीएसई कहा जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जी हाँ, तो सीबीएसई का था कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना, पाठ्यक्रम ऊंचा उठाना, शिक्षण विधि और मूल्यांकन में सुधार करना और संघ और राज्य क्षेत्रों के बच्चों को उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराना। चूंकि बहुत सारे बच्चों के गार्जियन का रेगुलर ट्रांसफर होते रहता है, तो उन्हीं के तकलीफ को दूर करने के लिए जैसे आज इस राज्य में पढ़ रहे हैं, किसी अन्य राज्य या अन्य जिला में उनके गार्जियन का ट्रांसफर हो जाने के फलस्वरूप बच्चों का शिक्षा बाधित ना हो, तो अब इसीलिए सीबीएसई का गठन जो किया गया। तो होप कि ये चीज क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। उसके बाद आया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूजीसी कहा जाता है। इसकी स्थापना संसद के द्वारा 1956 में किया गया था, और इसमें था कि उस शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना, विश्वविद्यालय से संबंधित विद्यालय और महाविद्यालय में उस शिक्षा से संबंधित महाविद्यालय को अनुदान देना। जी हाँ दोस्तों, और एक चीज और था इसमें, विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के बारे में सूचना संकलित करना और नवीन विद्यालय की स्थापना और पुराने विद्यालयों का पुनर्गठन करना। और यूजीसी का बहुत ज्यादा महत्व है। इसके अंतर्गत 19 केंद्रीय विद्यालय हैं। और उसके बाद आया राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसका एनसीईआरटी का आप कहेंगे स्थापना कब हुआ, तो एनसीईआरटी का स्थापना हुआ 1961 में, याद रखिएगा। और जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा शोध और अनुसंधान करना एनसीईआरटी का काम है, ताकि हायर और वैज्ञानिक ढंग से बच्चों को शिक्षा दी जा सके और बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो। तो ये भी एनसीईआरटी का उद्देश्य जो रहता है। और एक चीज और याद रखिएगा, विद्यालय के प्रकार। तो स्थापना के आधार पर हम लोग विद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के 3 प्रकार जो देखते हैं। तो सबसे पहला होता है केंद्र द्वारा शासित विश्वविद्यालय, जिसमें केंद्र का हस्तक्षेप रहता है और केंद्र के ही द्वारा अनुदान दिया जाता है, और वहाँ के शिक्षकों को केंद्र के द्वारा सैलरी मिलता है, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हुआ, ये सब काशी हिंदू विश्वविद्यालय आदि केंद्रीय विद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एंड काशी हिंदू विश्वविद्यालय। दूसरा होता है राज्य शासित विद्यालय, जो विद्यालय राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर। तो विश्वविद्यालय का प्रकार होप आप लोग समझ गए हो कि यूनिवर्सिटी का 2 टाइप होता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्र के द्वारा, और एक होता है राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय। और संगठन के भी आधार पर 2-3 टाइप का होता है, जिसमें एक विश्वविद्यालय में डायरेक्ट सिर्फ स्टडी होता है, दूसरे विश्वविद्यालय में स्टडी के साथ आपको रहने की भी व्यवस्था की जाती है। और शिक्षा के भी आधार पर हाँ, एक चीज और, एक राइटर थे एवर्ट रीमर ने अपनी पुस्तक में खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट दिया था। जी हाँ, जैसे इग्नू जो है, तो अब इग्नू पे भी हम लोग आएंगे, लेकिन हम विद्यालय समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को विद्यालय विहीन भी बना सकते हैं, क्योंकि विद्यालय अर्थहीन है। और ये 1963 में वहां ग्लासगो में तत्कालीन प्रधानमंत्री हेरोल्ड विल्सन के द्वारा यह सब कंसेप्ट जो दिया गया था। और 1969 में भी लेबर पार्टी ने भी ब्रिटेन में खुला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। इसी के तर्ज पर आगे चलकर आपको सितंबर 1985 में इग्नू का स्थापना किया गया। जी हाँ, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू का उद्देश्य था कि बहुत ही कम खर्च में बच्चों को उच्च ढंग से शैक्षणिक शिक्षा उपलब्ध करवाया जाए। जी हाँ, इग्नू का ये उद्देश्य है। और इसमें महिलाओं को भी अच्छा शिक्षा दिया जाए, अब बच्चों को भी दिया जाए, बहुत ही विस्तृत जो शिक्षा है। अब इग्नू में आपको एग्रीकल्चर से लेके टेक्नोलॉजी से लेके टीचर ट्रेनिंग से लेके हर टाइप का जो शिक्षा जो दिया जाता है, जैसे कि आप इग्नू से एमसीए भी कर सकते हैं, बीसीए भी कर सकते हैं, प्लस बीए भी कर सकते हैं, एमए भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। आप जो सब्जेक्ट सोच सकते हैं, हर सब्जेक्ट का फैसिलिटी है, लेकिन बहुत ही कम दर में।
तो और और दोस्तों आगे चल के प्रौढ़ शिक्षा और समाज शिक्षा का भी जो कंसेप्ट आया, तो ये प्रौढ़ शिक्षा का क्या मतलब हुआ कि प्रौढ़ है ये, यानी कि जो ये प्रौढ़ लोग को भी शिक्षा उपलब्ध जो कराना, यही हुआ प्रौढ़ शिक्षा का अब उद्देश्य। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की भी शुरुआत की गई थी नई दिल्ली में। अब इसमें था कि 1985 में, अब इसमें था कि 15 से लेकर 35 वर्ष तक के आदमी को शिक्षा उपलब्ध कराना। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने आज स्वतंत्र भारत के बाद शिक्षा का क्या विकास हुआ, इस कंसेप्ट को देखा, जाना, समझा। होप कि आपको ये सब चीज़ जो है स्पष्ट और क्लियर हुआ होगा। और इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पूछ सकते हैं। और मेरा ये पुनीत उद्देश्य रहता है कि आप लोगों की सफलता में मैं सहभागी बनूं। इसमें सवाल ऐसे आ सकता है जैसे यूजीसी का गठन कब हुआ, तो यूजीसी का गठन हुआ सन 1953 में। 1953 में यूजीसी का गठन हुआ था। और कोठारी आयोग के बाद कौन सा आयोग आया, तो कोठारी आयोग के बाद आपको प्रोफेसर डीएस कोठारी के बाद द्वितीय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1986 आया। पूछेगा प्रथम राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था 1968 में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का स्थापना कब हुआ था, तो यह 1985 में। इसके उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी थे। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य था कि 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा उपलब्ध कराना। तो होप कि इस पे कैसे सवाल बनते हैं ये आप समझ गए होंगे। और इसके बावजूद भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पूछें। आपकी सफलताओं की पुनीत शुभकामनाओं के साथ मैं आपका मित्र। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखें, गर्म पानी पिए। जय हिंद, जय भारत।